गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें आज हम बात करेंगे अकबर के नवरत्नों की। अकबर के नवरत्न। अकबर के नवरत्न या 9 प्रमुख परिषदीय सलाहकारों की आज हम चर्चा करेंगे, जो अकबर के राज कार्य चलाने में उसकी हेल्प करते थे। और वो इतने ज़्यादा प्रखर बुद्धि के स्वामी थे कि उनको नवरत्न कहा गया। उन 9 मुख्य व्यक्तियों की हम बात करेंगे जिनको अकबर के शासन काल में प्रमुख पद प्राप्त थे और अकबर का जो है मित्रता व्यवहार प्राप्त था। तो इसमें अकबर के नवरत्नों की चर्चा करते हुए हम एक ट्रिक के अधीन जो है विभिन्न नवरत्नों को याद करने की भी कोशिश करेंगे। बात MDH। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम कोशिश करेंगे आज अकबर के नवरत्नों को लर्न करने की भी, और उनके जीवन के विषय में थोड़ी थोड़ी जो है संक्षिप्त जानकारी हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बी से बीरबल। बीरबल अकबर के नवरत्नों में मुख्य भूमिका निभाते हैं। बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था और 1528 में जन्मे बीरबल ने किस प्रकार से बादशाह की परिषद में नवरत्नों में मुख्य स्थान हासिल किया, उसके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। जैसे कि महेश दास का बचपन कहाँ बीता, उसके बचपन के बारे में विभिन्न इतिहासकारों में काफी मतभेद हैं, क्योंकि कोई भी इतिहासकार ये पुष्टि नहीं कर पाया है कि उनका जन्म कानपुर में हुआ था, उनका जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था, यूपी में हुआ था या आगरा में हुआ था। तो इस प्रकार से विभिन्न इतिहासकारों को उनके जन्म को लेकर के काफी मतभेद है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार अंत में इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उनका जन्म मध्य प्रदेश में एक गांव में हुआ था। तो इस प्रकार से वो मध्य प्रदेश में जन्मे माने गए हैं। तो यहाँ पे उनका जन्म 1528 में हुआ था, गरीब परिवार में हुआ था। और इस तरह से गरीबी में बचपन बिताने के बाद जैसे ही वो युवा हुए तो वो जो है एक पान की दुकान रेहड़ी लगाने लग गए, दुकान लगाने लग गए। और ये दुकान उनकी राजमहल के बाहर ही थी, अकबर के राजमहल के बाहर ही थी। तो इस प्रकार से उनके अकबर के साथ कैसे संबंध कायम हुआ, कैसे वो अकबर से मिले, इसके बारे में जो है एक कथा के रूप में एक कथा से दी गई है। लेकिन कुछ एक इतिहासकार उस कथा को काल्पनिक भी मानते हैं, लेकिन ये जो कथा है किसी न किसी साक्ष्य पे आधारित ही है। और जो केसी श्रीवास्तव हैं वो इसकी पुष्टि भी करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि बीरबल पान की दुकान लगाते थे, पनवाड़ी उस समय उसको कहा जाता था, पान की दुकान लगाने वाले को। तो यहाँ पे पनवाड़ी के रूप में बीरबल राजमहल के बाहर थे। तो यहाँ पे बादशाह अकबर पान खाने के शौकीन थे और उन्होंने अपने नौकर को एक पान लगाने के लिए जो बीड़ा होता है उस पर चूने की जरूरत पड़ती है, तो चूना मंगवाने के लिए नौकर को भेजा। तो जैसे ही अकबर का जो नौकर था वो चूना लाने के लिए बाहर गया, तो बाहर पाव भर चूने के लिए भेजा था, तो उसने उसे पाव भर चूना मांगा। यहाँ पे आज जो पाव भर है आजकल के 250 ग्राम के बराबर होता है। तो 250 ग्राम चूना नौकर को देते हुए पनवाड़ी ने कहा, महेश दास ने कहा कि बादशाह चूना तुम्हें ही खिलाएंगे, तुम ऐसा करना, तुम ये चूना जब बादशाह तुम्हें खिलाएं तो तुम्हें खाना तो पड़ेगा, तुम खा के घी पी लेना, उससे तुम्हें नुकसान नहीं होगा। तो ऐसा ही हुआ, जब वो नौकर अंदर गया तो बादशाह ने वो नौकर को ही आदेश दिया कि वो चूना सारा खुद खा ले। तो इस प्रकार से बादशाह के आदेश की अवहेलना न करते हुए नौकर ने वो चूना खा लिया और उसके बाद जो है उसने बाद में जो है घी भी पी लिया। तो यहाँ पे अगले दिन फिर से नौकर को जीवित देख करके बादशाह अकबर को बहुत हैरानी हुई और उनकी हैरानी के चलते जो है उन्होंने नौकर से पूछा कि कैसे तुम जीवित रहे, कैसे इतना चूना खाने के बाद भी जो है तुम जीवित रहे।
तो उन्होंने वो सारी कथा बताई कि कैसे वो महेश दास से बाहर मिले थे। और इस प्रकार से महेश दास के साथ मिलने का उन्होंने, नौकर ने अपना सारा वृतांत बादशाह के सामने सुनाया। बादशाह ने इतने चतुर व्यक्ति होने के कारण अकबर को अपने राजमहल में स्थान दिया, और यहाँ पे धीरे धीरे वो अपनी चतुराई वश, बुद्धिमत्तावश बादशाह अकबर का जो विश्वास पात्र बन गया, और बादशाह अकबर ने उसको वीरवर की उपाधि से विभूषित किया। तो वीरवर की उपाधि उसको अपनी बुद्धिमानी स्वरूप मिली थी। तो यहाँ पे महेश दास वीरवर के खिताब से जाने लगा, और वही वीरवर आगे चल करके बीरबल के नाम से जो है वो फेमस हो गया। और यहाँ पे न्याय विभाग का मुख्य जो मंत्री है उसको नियुक्त किया गया। यहाँ पे प्रमुख वजीर के रूप में बीरबल को अकबर ने नियुक्त किया, और अकबर का वो एक अच्छा मित्र भी था, बुद्धिमान था, और हर मसले पे अकबर बीरबल से सलाह करके ही निर्णय लेता था। तो इस प्रकार से अकबर के और बीरबल के काफी किस्से भी सुनने को मिले हैं कि कितना बुद्धिमान था बीरबल, और जो है वो कितनी बुद्धिमत्ता पूर्ण बातों से बादशाह का दिल जीत लेता था। तो दूसरा जो है हम बात करते हैं अकबर के दूसरे नवरत्न की, तो वो था अबुल फजल। तो ये अबुल फजल कौन था, ये हम सब जानते भी हैं। अकबरनामा का लेखक अबुल फजल था, और एक प्रमुख साहित्यकार, एक प्रमुख कवि के रूप में इसको ख्याति प्राप्त है। अबुल फजल ने अपने जो बादशाह अकबर के समय में अकबरनामा की रचना की। अकबरनामा 3 जिल्दों में लिखी गई एक पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इसकी जो 3 जिल्द मतलब 3 पार्ट्स में, तो इसका जो तीसरा जो पार्ट है, तीसरे पार्ट में जो है तीसरे पार्ट को आईने अकबरी कहा गया है। जैसे कि हम अकबरनामा के 2 नाम पढ़ते हैं, अकबरनामा या आईने अकबरी। अकबरनामा तो एक संपूर्ण ग्रंथ है जिसके 3 पार्ट हैं, और तीसरा पार्ट जो है उसको जो है आईने अकबरी कहा गया है। तो इस बात में भी ये बात भी आपको क्लियर होना चाहिए कि अकबरनामा और आईने अकबरी कही जाने वाली एक ही पुस्तक का जो लेखक है वो अबुल फजल है। अकबरकालीन समय का महत्वपूर्ण बुद्धिमान साहित्यकार है। वो जो है अकबरनामा को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखता है। वो उस समय की समकालीन सामाजिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और आर्थिक स्थिति पे प्रकाश डालने वाला मुख्य साहित्यिक स्रोत भी है हमारे सामने, जो अकबरकालीन इतिहास की हमें जानकारी उपलब्ध करवाता है। तो यहाँ पे आईने अकबरी तीसरे पार्ट को कहा गया है, तीसरे पार्ट का नाम है, और अकबरनामा पूरे ग्रंथ को कहा गया है। इन्होंने जो है और भी पुस्तकों का अनुवाद किया है। तो इस प्रकार से अबुल फजल अकबरकालीन साहित्यकार थे और अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। आगे हम बात करते हैं टी से तानसेन। तानसेन की भी अकबर के समय पे मुख्य भूमिका रही है। मुख्य संगीतकार के रूप में तानसेन को अकबर के नवरत्नों में जगह दी गई है। नए सुर और नए ताल को जो शुरुआत करने वाला तानसेन को माना गया है। रामतनु पांडे उनका नाम था बचपन का, और अपने जो बुद्धि के द्वारा, अपने द्वारा जो नए तानपुरे से नए जो तालों की गणना करने के कारण ही उसको तानसेन का नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से तानसेन भी अपनी बुद्धिमत्तावश और अपनी जो उत्कृष्ट कृतियों वश और एक अच्छे गायक होने के कारण, अच्छे संगीतकार होने के कारण तानसेन को अकबर के नवरत्नों में मुख्य स्थान दिया गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के निर्माता तानसेन के बारे में जो है काफ़ी सारी कहावतें भी प्रचलित है। ग्वालियर नगरी में एक कहावत प्रचलित है कि हाँ, बच्चे लुढ़कते हैं तो ताल में और पत्थर फेंके जाते हैं तो वो भी सुर में, बच्चे रोते हैं तो वो सुर में, और पत्थर जो लुढ़कते हैं तो वो भी ताल में। तो यहाँ पे रामतनु पांडे यानी कि तानसेन का बचपन जो है बड़े ही अच्छे से बीता,
और यहाँ बचपन से ही वो एक नकलची स्वभाव का था। नकलची ये नहीं कि दूसरों को वो नकलची इस टाइप का था कि कोई भी वो पक्षी की आवाज निकाल लेता था और डरावने जो हिंसक पशु होते हैं उनकी आवाज निकाल लेता था। इस प्रकार अपनी शरारतों वश अटखेलियों वश वो लोगों को डराने के लिए चिढ़ाने के लिए भी जो है उसका यूज करता था और लोग जो है डर कर भाग जाते थे। तो यहाँ पे तानसेन तानसेन की जो प्रथम शिक्षा दीक्षा है वो मृगनयनी मानसिंह की जो विधवा पत्नी है, मानसिंह की विधवा पत्नी मृगनयनी से जो है उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। तो यहाँ पे संगीत की शिक्षा मृगनयनी से प्राप्त करने के बाद जो है एक दिन वो कहते हैं कि हरिदास नाम के व्यक्ति से मिले। हरिदास से राम तनु पांडे के पिता ने जो है पंडित जी ने उनसे जो है अपने पुत्र को संगीत सिखाने का आग्रह किया और वही उनके गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और यहाँ पे तानसेन को हिंदुस्तान का शास्त्रीय संगीत की विद्या प्राप्त हुई और उन्होंने जो है सुर और ताल में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। तो इस प्रकार से हमारे तीसरे जो अकबर के नवरत्नों में जो शामिल हैं वो है तानसेन। तो अब हम बात करते हैं आगे चौथे नवरत्न की, भगवान दास। भगवान दास तो यहाँ पे भगवान दास का भी काफी मुख्य योगदान रहा है और भगवान दास ने जो है अपने राजा की सेवा भक्त के रूप में, स्वामी भक्त के रूप में मुख्य ओहदा निभाया है। तो यहाँ पे भगवान दास एक राजपूत शासक थे। भगवान दास के पुत्र हेमान सिंह थे और फिर यहाँ पे जैसे कि उनकी पुत्रियों के वैवाहिक संबंध विभिन्न शासकों से स्थापित उनकी पुत्रियों के वैवाहिक संबंध जो है अकबर से स्थापित हुए और उन्होंने अकबर के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार निभाया। मैत्रीपूर्ण ढंग से उन्होंने अकबर के साथ संबंध बनाए। तो यहाँ पे भगवान दास एक जो है लाहौर और उसके आसपास के सूबे के गवर्नर नियुक्त किए गए थे। तो उनकी सेवा में अकबर का साम्राज्य काफी फला फूला। उनके अधीन जो है महत्वपूर्ण विभाग थे और ये अकबर के मुख्य हितैषी के रूप में अकबर के नवरत्नों में मुख्य स्थान प्राप्त है। इसके बाद हम बात करते हैं अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। खाने खाना की पदवी से आपको थोड़ा सा याद आ गया होगा कि खाने खाना की जो पदवी थी अकबर कालीन समय में वो पदवी किसको दी गई थी? बैरम खान को। बैरम खान को प्राप्त थी ये पदवी खाने खाना की। और बैरम खान खाने खाना के पद पे रहते हुए अकबर के संरक्षक भी रहे थे। तो यहाँ पे बैरम खान का जब अंत हो गया 1560 में बैरम खान की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है अकबर 2 साल प्रजा शासन, स्त्री शासन, पेटीकोट सरकार के रूप में जो है वो 2 साल का टाइम पीरियड अकबर ने सहन किया। और यहाँ पे जैसे ही अकबर की चहेते अकबर के संरक्षक की मृत्यु हुई तो यहाँ पे अब्दुल रहीम खाने खाना जो है बैरम खान की मृत्यु के बाद उनके पुत्र थे ये। उनकी मृत्यु के बाद अकबर ने अपने संरक्षण में ही अब्दुल रहीम का पालन पोषण किया। तो यहाँ पे रहीम छोटा सा बच्चा था, 1 साल का ही था। उनकी विधवा पत्नी से जो है अकबर ने विवाह कर लिया और यहाँ पे अब्दुल रहीम को अपने पुत्र की तरह ही उसने पाला था। तो अकबर के सानिध्य में ही पले बड़े होने के कारण वो काफी जो है उत्कृष्ट प्रतिभा का धनी था, एक अच्छा कवि प्रेमी था, एक अच्छा विद्वान था। और कहते हैं कि तलवार और जो वाणी से दोनों से ही वो धनी था। और यहाँ पे अब्दुल रहीम के बारे में काफी सारे किस्से प्रचलित है। तो उसकी बुद्धिमत्ता से, उनकी जो उत्कृष्ट प्रतिभा का धनी होने से
प्रतिभाशाली होने के कारण अकबर ने अब्दुल रहीम को खाने खाना की पदवी से नवाजा था। तो अपने खाने खाना की पदवी को उसने कभी भी जो है दुरुपयोग नहीं किया, अपितु अकबर को काफी सहयोग उसने किया। तो यहाँ पे अब्दुल रहीम के बारे में काफी सारी बातें प्रचलित हैं। जैसे कि हमें पता है ही है कि हज पे जाते हुए अपने पिता की मृत्यु का जो है पिता की मृत्यु के बाद वो अकबर के साथ रहने के लिए आया था, और यहाँ से जो है अकबर के साथ हो रहा। और यहाँ पे अकबर का उसके पिता को निष्कासित किए जाना बाद में उसके थोड़े से समय के लिए विरोध का कारण तो बना, लेकिन उस विरोध को उसने अकबर के साथ अपने संबंधों को खराब करने के लिए कभी भी यूज नहीं किया। तो यहाँ पे अकबर के एक खास विश्वास पात्र के रूप में, एक अच्छे साहित्यकार के रूप में, एक अच्छे कवि के रूप में, और एक अच्छे युद्ध प्रिय नेता के रूप में, अच्छे सेनापति के रूप में अकबर के समय में उसने अपनी सेवाएं दी और अकबर को अपनी सेवाओं से नवाजा। तो यहाँ पे अगला जो नवरत्न है अकबर कालीन वो है टोडरमल। टोडरमल टोडरमल राजा टोडरमल एक राजपूत शासक थे। और टोडरमल के बारे में जो है हमें पता ही है कि टोडरमल के द्वारा भू राजस्व सुधार जो किए गए अकबर कालीन समय में वो अतुलनीय थे। पहले के समयों के जो भू राजस्व सुधार थे उनके मुकाबले में अब भूमि की नई पैमाइश करवाना, उस पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारित करना, कर निर्धारित करना और विभिन्न सुविधाएं किसानों को मुहैया करवाना, तो ये सारे ही काम एक व्यक्ति ने लिपिबद्ध किए थे। उसके लिए नियम कायदे कानून निर्धारित किए थे ताकि राजस्व विभाग जो है शाही खजाने को भरने में भी सक्षम हो। और शाही खजाने को भरने के लिए राजस्व में किए गए सुधारों को जो है टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है और स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। उस समय के जो भू राजस्व सुधारों को दहशाला पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे टोडरमल राजस्व विभाग के मंत्री थे। राजस्व को बढ़ाने के लिए उसने भूमि की दोबारा पैमाइश करवाई, उसके आधार पर ही करों का निर्धारण किया। तो इस प्रकार से ये इनके राजस्व विभाग के मुख्य मंत्री नियुक्त किए गए थे। और यहाँ पे इन्होंने अपने समय में राजा को खूब सेवाएं दी और राजा को खुश किया। अकबर के नवरत्नों में मुख्य स्थान इनको भी प्राप्त था। आगे है मानसिंह। मानसिंह भी जो है अकबर कालीन समय के मुख्य अभिनेता थे, मुख्य पात्र थे और अकबर के नवरत्नों में ये भी मुख्य भूमिका रखते हैं। मानसिंह भगवान दास के पुत्र थे और इन्होंने अपनी बहन मानबाई का विवाह सलीम से अपनी बहन मानबाई का विवाह सलीम से, शहजादे सलीम से करवाया था। तो यहाँ पे शहजादे सलीम आगे चल कर के जो जहांगीर के नाम से फेमस हुए थे, अगले जो मुगल बादशाह थे अकबर के बाद के, तो मानसिंह का भी मुख्य स्थान रहा है अकबर के नवरत्नों में। यहाँ पे मानसिंह जो है पंजाब के आसपास के एरिए के गवर्नर थे और अकबर के साम्राज्य विस्तार में मानसिंह ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण से अकबर के नवरत्नों में उन्हें मुख्य प्रसिद्धि प्राप्त हुई। आगे हम बात करते हैं मुल्ला दो प्याजा। तो ये मुल्ला दो प्याजा कौन थे? यहाँ पे जो है मुल्ला दो प्याजा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, यहाँ पे अबुल हसन नाम का एक व्यक्ति था। तो अबुल हसन नाम का जो व्यक्ति था वो अपनी बुद्धि मानी प्रवृत्ति के चलते राज्य में अकबर के समीपता पाता गया और अपनी जो है एकदम से हाजिर जवाबी के कारण एकदम से ही लोगों की बात को एकदम काट करके अपनी बात कहने की जो उसकी
मनोवृत्ति थी, जो उसकी प्रवृत्ति थी, उसके कारण से अकबर के नवरत्नों में उसने मुख्य भूमिका हासिल की। कुछ एक इतिहासकारों का मानना है कि एक रसोइये थे, प्याज खाने के शौकीन थे, इसीलिए इनको प्याजा कहा गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये साहित्यिक स्रोत से जो है हमें पता चला है कि अबुल हसन नाम का जो व्यक्ति था, अकबर की सेवा के लिए जो वो आया था, और शुरुआत में जो है उसने कोशिश की अपने जीवन को एक रसोई के रूप में शुरू करने के लिए। और यहाँ पे शुरुआत में जब वो आया था अकबर के दरबार में, तो उसके सामने एक पकवान बना के जो है उसको परोसा गया था, जो अकबरकालीन समय का मुख्य खाद्य पदार्थ था, मुर्गे का गोश्त। तो यहाँ पे मुर्ग दो प्याजा उसको कहा गया, कि उसने पूछा उस पकवान को खाने के बाद कि क्या है, तो उसको मुर्ग दो प्याजा बोला गया। तो यहाँ पे मुर्ग दो प्याजा जब उसको बोला गया, तो धीरे धीरे वो जहाँ भी जाता वो उसी पकवान की जो है फरमाइश करता था। तो यहाँ पे वो जो है अकबरकालीन समय का एक मुख्य धार्मिक अधिकारी था, और वो इबादत खाने में ही रहता था, और इबादत खाने में रह करके धार्मिक चर्चाएं, धार्मिक क्रियाएं करना ही मुख्य उसका काम था, और एक इमाम की तरह ही वो रहता था। तो यहाँ पे जो है इमाम में रहने के कारण, इबादत खाने में रहने के कारण उसको मुल्ला मुल्ला कहा जाने लगा था। तो यहाँ पे मुर्ग दो प्याजा की उसकी खाने की जो फरमाइश थी, उसके कारण से उसको मुल्ला दो प्याजा कहा जाने लगा। ये इस बारे में भी इतिहासकार सहमत नहीं है। वो भी कहते हैं कि ये तो केवल एक काल्पनिक जो है कहानी है, केवल एक काल्पनिक ही कथा है, जिसके कारण जो है इतिहासकार इस कहानी के कारण से इनको जो है मुल्ला दो प्याजा नहीं कहते, अपितु अबुल हसन जो है वो धार्मिक कृत्यों में अकबर के काफी अच्छे सहयोगी रहे। धार्मिक जो कार्य थे उसमें अकबर उनकी सलाह से काफी संतुष्ट रहते थे, जिसके कारण वो मुल्ला कहलाए, और दो प्याजा उनको जो है उपाधि दी गई थी। तो इस प्रकार से मुल्ला दो प्याजा अकबर के नवरत्नों में मुख्य स्थान प्राप्त थे। उसके बाद हम बात करते हैं हकीम हुकाम। हकीम हुकाम की। हकीम हुकाम भी अकबर के नवरत्नों में मुख्य थे। अकबर के नवरत्नों में एक थे हकीम हुकाम, या हकीम हमाम भी इसको कहा गया है, हकीम हमाम। तो यहाँ पे हकीम हुकाम के लिए, जैसे कि मिर्जा हकीम अकबर के दूसरे यानी सौतेले भाई थे, और वो जो है अकबर के साथ ही रहे पूरे साम्राज्य में, और पूरे जब तक अकबर ने राज किया तब तक उन्होंने अकबर का साथ दिया, एक सहयोगी के रूप में, एक अच्छे मित्र के रूप में, और एक अच्छे जो है हितैषी के रूप में। तो इसीलिए अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। लेकिन कुछ एक इतिहासकारों में मतभेद है, हकीम हुकाम की जगह वो हकीम हमाम का जो है वर्णन करते हैं उसके नवरत्नों में अगले पद के लिए। तो हकीम हमाम जो व्यक्ति थे वो बावर्ची खाने के प्रधान थे, यानी कि वो एक अच्छे बावर्ची थे, रसोइये थे, और बावर्ची खाने का मुख्य पद उनको प्राप्त था। और यहाँ पे अकबर के जो बावर्ची खाना था अकबर का रेंज, जहाँ जो शाही राज घराने का जहाँ पे खाना बनता था, तो उसके प्रधान को ये हकीम हमाम का पद प्राप्त था। और जो बावर्ची खाने के प्रधान होने के कारण उनको काफी प्रतिष्ठा तो प्राप्त थी ही, और वो जो है अपनी अटूट जो तर्क शक्ति है उसके आधार पे, और एकदम से ही बातों के जो है हाजिर जवाबी के कारण काफी प्रसिद्ध थे। इसके कारण ही हकीम हमाम प्रसिद्ध जो बावर्ची था, मुख्य प्रधान बावर्ची को हकीम हमाम की उपाधि से अकबर ने नवाजा था। तो यहाँ पे अकबर के नवरत्नों में जो रत्न थे नवरत्नों में, वो हकीम हमाम थे। तो यहाँ पे जो जिन भी अकबर के नवरत्नों की अभी हमने बात की है, इनके अतिरिक्त विभिन्न इतिहासकारों में इसके नवरत्नों को लेके भी मतभेद हैं।
अलग अलग डेटा मिलते हैं जिनमें अकबर के नवरत्नों की जो नाम है, जो संख्या है, वो संख्या तो 9 ही है, नाम इधर उधर हो सकते हैं। बीरबल हर इतिहासकार के नवरत्नों का हिस्सा मिलेगा, अबुल फजल मिलेगा, लेकिन कुछ एक इतिहासकार अबुल फजल के भाई फैजी को भी अकबर के नवरत्नों में मुख्य मानते हैं। और यहाँ पे फैजी और अबुल फजल जो है दोनों ही भाई थे और दोनों ही साहित्यकार थे, अच्छे कवि थे। तो यहाँ पे अबुल फजल के साथ उसके भाई फैजी को भी कहते हैं कि अकबर के नवरत्नों में स्थान हासिल था। तो तानसेन भी अकबर के नवरत्नों का जो है मुख्य हिस्सा था। भगवान दास को कुछ एक इतिहासकार अकबर के नवरत्न का जो है हिस्सा नहीं मानते हैं, इनकी जगह पे हमने फैजी की जैसे बात की है। अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर के नवरत्नों के में शामिल थे। टोडरमल भी शामिल थे, मानसिंह भी शामिल थे, मुल्ला दो प्याजा भी शामिल थे। और यहाँ पे हकीम हुकाम की जगह पे जो संत अजीजो धन है उनकी बात जो है करते हैं कुछ एक इतिहासकार की वो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों के जो है 2-1 नवरत्नों को लेकर के ही मतभेद हैं, बाकी सारे के सारे नवरत्न वही हैं। तो यहाँ पे आज हमने बात की स्टूडेंट्स अकबर के नवरत्नों की। वैसे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, एक कि अकबरकालीन जो नवरत्न उसके विभिन्न विभागों के जो मुख्य सलाहकार थे, अधिकारी थे, जो विभिन्न विभागों के मुखिया थे, जो एक परिषद के तहत कार्य करते थे और 9 सदस्यों की परिषद जिसमें 10वां राजा अकबर स्वयं था। तो वो मिल करके पूरे राज व्यवस्था के लिए नियम कायदे कानूनों में बराबर के जो है मुख्य सलाहकार के रूप में, भागीदार के रूप में कार्यरत रहते थे। उनको जो है अकबर के नवरत्न कहा गया था। तो यहाँ पे अकबर के नवरत्नों को आप एक बार अध्ययन करेंगे और उनके विषय में थोड़ा थोड़ा सा आप जानकारी जरूर जो है हासिल करेंगे। तो आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम अकबर की धार्मिक नीति की चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।